भाजपुर के रतनपुरा में एनआरआई के घर एनआईए की छापेमारी, खालिस्तानी गैंगस्टर से गठजोड़ का मामला। लॉरेंस, गोल्डी, नीरज के करीबियों में हो रही है कार्रवाई। 120 से अधिक स्थानों पर एनआईए की छापेमारी। एक्शन में पुष्कर सिंह धामी सरकार। खटीमा में वन विभाग की जमीन पर बनी अवैध मजार, वन भूमि पर बनी मजार को किया गया ध्वस्त। राजस्व और वन विभाग की टीम ने की कार्रवाई। कैबिनेट मंत्री के निधन के बाद रिक्त हुई सीट, चुनाव आयोग नोटिफिकेशन कर सकता है जारी। बीजेपी और कांग्रेस दोनों आमने सामने। बीजेपी का पलड़ा भारी, कांग्रेस देगी कड़ी टक्कर। विकास नगर में ग्राम समाज की भूमि पर भूमाफियाओं का कब्जा। प्रधान ने जिलाधिकारी से की शिकायत। एसडीएम ने नहीं की अभी तक कोई ठोस कार्रवाई। प्रशासन की ओर से कब की जाएगी कार्रवाई। और ऋषिकेश में सड़क निर्माण से जानकी सेतु पर आवाजाही हुई ठप। रामझूला पुल पर पड़ा डबल लोड। स्थानीय लोगों को हो रही है भारी परेशानी। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज और मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। शाम के 4 बज चुके हैं और वक्त है अपना उत्तराखंड का नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी कि एनआईए देश भर के अलग अलग राज्यों के साथ ही उधम सिंह नगर के बाजूपुर में भी छापेमारी कर रही है। मामला खालिस्तानी और गैंगस्टर के गठजोड़ के साथ ही विदेशी फंडिंग से जुड़ा हुआ है। दरअसल बुधवार सुबह 6 बजे के बाद एनआईए की टीम ने 3 वाहनों में बाजपुर के रतनपुरा पहुंची, जहां उन्होंने कनाडा में रह रहे एक व्यक्ति के घर में छापेमारी की है, जो फिलहाल अपने गांव में रतनपुरा आया हुआ है। और इसका पता चलते ही स्थानीय लोगों में हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि घर में जाने और बाहर आने की किसी को अनुमति नहीं है। साथ ही पुलिस और खुफिया एजेंसी पर भी रतनपुरा पहुंच चुकी है और जानकारी ये जुटाई जा रही है कि किस तरीके से ये खालिस्तानी और गैंगस्टर से इसका गठजोड़ है। गौरतलब है कि एनआईए देश भर के 122 ठिकानों पर कार्रवाई कर रही है। इसमें रतनपुर गांव में गुरविंदर सिंह के घर एनआईए की टीम टेरर फंडिंग मामले में जांच कर रही है। और ये छापेमारी आतंकी खालिस्तानी टेरर नेटवर्क से जुड़े लोगों के साथ ही गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई, गोल्डी बराड़, नीरज भवाना समेत दर्जन भर गैंगस्टर्स के करीबियों पर की जा रही है। 3 दिन पहले से ही एनआईए ने गोपनीय रूप से हमको साझा किया था कि कुछ संदिग्ध जगहों पे उनको रेड एवं सर्च की कार्रवाई करना है। तो उनको काफ़ी इनपुट्स था। कुछ मतलब वो बोलते हैं ना, एनआईए तो एक ही दिशा में काम करता है, मतलब यूएपीए में, और क्या बोलते हैं, गतिविधियां जो होता है ना, देश विरोधी गतिविधियों के विरुद्ध काम करता है। उनको काफ़ी संदेह कुछ जगहों पे यहाँ पे डाउटफुल था कि कुछ जगहों पर कुछ गतिविधियां चल रहा है या फिर उससे संबंधित लोगों के यहाँ पे प्रॉपर्टीज या फिर रहता है करके। कुल मिला के संदिग्ध जगहों पे पूरे भारत देश में आज मैं देख रहा हूँ 122 जगहों पे रेड हो रही है एनआईए का। संदिग्ध जगहों पे छापेमारी चल रहा है। उसी के तहत हमारे को बाजपुर वाले एक रतनपुर गांव है, रतनपुर में एक पिता पुत्र जो है लंदन में रहते हैं, उनके द्वारा जो है उन संदिग्ध मानते हुए उनके गतिविधि, उनका जो प्लेस है, रेसिडेंस है, उनके जगह पे सर्च एंड पूरा लुकआउट वाली कार्रवाई किया जा रहा है। बेसिकली सर्च, तलाशी की अभियान किया जा रहा है। किसी की गिरफ्तारी की ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है। केवल उनको एविडेंस के आधार पर कर रहे हैं, इनपुट के आधार पर वो कार्रवाई कर रहे हैं। खटीमा में राज्य सरकार की ओर से सरकारी और निजी भूमि पर बने धार्मिक स्थलों को हटाए जाने के आदेश के बाद प्रशासन ने अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। मंगलवार को एसडीएम रविंद्र सिंह बिष्ट के नेतृत्व में राजस्व और वन विभाग की संयुक्त टीम ने लोरिया हेड रोड पर वन भूमि पर बनी मजार को जेसीबी से ढहाकर भूमि को कब्जे में ले लिया। एसडीएम बिष्ट ने बताया है कि वन भूमि पर बने मजार को हटाने के लिए वन विभाग ने कई बार नोटिस दिया था, इसके बावजूद मजार को नहीं हटाया गया। इस पर प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए मजार को ध्वस्त कर दिया। वहीं वन विभाग एसडीओ संतोष पंत ने कहा है कि क्षेत्र में वन भूमि पर बनाए गए धार्मिक स्थलों को चिन्हित कर धार्मिक स्थलों के संचालकों को नोटिस देकर हटाने के निर्देश दिए गए। अगर धार्मिक स्थलों को नहीं हटाया गया तो ध्वस्तीकरण की कार्रवाई को अंजाम दिया जाएगा। मजार की देखरेख करने वाले सब्बीर हुसैन का कहना है कि मजार 100 साल पुरानी थी। वहां तहसीलदार शुभांगनी, नायब तहसीलदार वीरेंद्र सिंह सजवाड़, रेंजर महेश चंद्र जोशी उपस्थित थे। इधर एसडीएम बिष्ट के नेतृत्व में राजस्व और लोक निर्माण विभाग की संयुक्त टीम ने
मुख्य चौराहे से पीलीभीत रोड मंडी समिति तक सरकारी भूमि पर अतिक्रमण कर बनाए गए टीन शेड, खोखा, ठेले आदि को हटाया गया। इस समय जो भी सरकारी भूमि है, जैसे आरक्षित वन क्षेत्र की जो भूमि है, उस पर जो अवैध अध्यासन या जो अतिक्रमण चिन्हित किए गए हैं, उनके विरुद्ध जो कार्रवाई की जा रही है, उसी क्रम में आज ये कार्रवाई की गई, जिसमें ये जो हमारी उत्तरी बनबसा खटीमा रेंज के अंतर्गत उत्तरी बनबसा कक्ष संख्या 2 में जो अवैध एक धार्मिक संरचना थी, उसको ध्वस्त किया गया। इससे पहले संबंधित पक्षों को नोटिस देकर इनके जो किसी प्रकार के स्वामित्व के संबंध में साक्ष्य मांगे गए थे और दिए गए समय की अवधि पूर्ण होने तक कोई भी इनके द्वारा ऐसा कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया गया, जिसके क्रम में आज ये ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई। हम करेंगे इन सबके विरुद्ध नियमानुसार जो भी विधिक कार्रवाई है, उनको प्रक्रिया पूर्ण होने के उपरांत जो भी साक्ष्य इत्यादि यदि उपलब्ध होते हैं तो उसके हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। देखिए, पॉलीप्लेक्स के सामने हमारा रिजर्व फॉरेस्ट पड़ता है, वहाँ पर एक अवैध रूप से पीर बाबा की एक मज़ार बनी हुई थी। उसको हमने पहले भी नोटिस दिए थे कि इसको स्वयं इसको तोड़ ले, हटा ले, लेकिन इनके द्वारा तोड़ा नहीं। आज हम वन विभाग के साथ मिलकर संयुक्त रूप से राजस्व विभाग और हमने इसको ध्वस्त कर दिया। यानी कोर्ट के आदेश हैं और शासन के भी आदेश हैं कि जो भी हमारे सरकारी भूमि है या सरकारी रास्ते हैं, इसमें किसी प्रकार की धार्मिक संरचना का निर्माण नहीं किया जा सकता। लिहाजा इसी के क्रम में हमने इसको उनका लंबान। और इस बीच एक बड़ी जानकारी आपको हम दे दें, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की, जो कि पाकिस्तान से आ रही है। पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान पर सेना ने शिकंजा कस दिया है। ये बड़ी जानकारी आपको हम दे रहे हैं। पाकिस्तानी सेना ने इमरान खान का घर घेर लिया है। इमरान खान के घर में आतंकी छिपे होने का दावा किया जा रहा है। इमरान के घर में 30 से 40 आतंकी छिपे होने का दावा सेना की ओर से किया जा रहा है। ये बड़ी जानकारी आपको हम दे रहे हैं, बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं इस वक्त की। पाकिस्तानी पंजाब के मंत्री आमिर मीर का इमरान पर आरोप, 24 घंटे में आतंकियों को सौंपे इमरान खान, ये कहा है आमिर मीर ने। लाहौर में इमरान के घर में छिपे हैं आतंकी, आमिर मीर की ओर से दावा किया गया है। आतंकी नहीं सौंपे गए तो किया जाएगा ऑपरेशन। ये बड़ी जानकारी आपको हम दे रहे हैं, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पाकिस्तानी पंजाब के मंत्री आमिर मीर का ये गंभीर आरोप इमरान खान के ऊपर, और आमिर मीर का ये बड़ा दावा है कि लाहौर में इमरान के घर में आतंकी छिपे हुए हैं, आतंकी नहीं सौंपे गए तो ऑपरेशन को अंजाम दिया जाएगा, तो किया जाएगा बड़ा ऑपरेशन, ये कहा है आमिर मीर ने। तो पाकिस्तान जो कि इस वक्त गृह युद्ध का शिकार है, और किस तरीके से यहाँ पर इमरान समर्थक इमरान खान अब मुसीबत में फंसते नजर आ रहे हैं, और सेना ने इन पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। कैबिनेट मंत्री चंदन रामदास के निधन के बाद रिक्त हुई बागेश्वर विधानसभा सीट के उपचुनाव को लेकर बीजेपी और कांग्रेस दलों ने अपनी रणनीति तेज कर दी है। माना जा रहा है कि चुनाव आयोग जल्दी उपचुनाव के लिए नोटिफिकेशन जारी कर सकता है, जहां बीजेपी का दावा है कि वो इस चुनाव में ऐतिहासिक जीत दर्ज करेगी और इसके लिए तमाम तैयारियां की जा रही हैं। तो वहीं कांग्रेस ने भी अपने सभी कमेटियों को चुनावी कार्य की अभी से जिम्मेदारी सौंप दी है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता सुरेश जोशी ने कहा है कि आगामी 6 माह के अंदर उपचुनाव बागेश्वर विधानसभा सीट पर होना है, जिसको लेकर पार्टी की ओर से पूरी तैयारी कर ली गई है। मुझे उम्मीद है कि जिस तरह से बागेश्वर विधानसभा में काफी लंबे समय तक विकास कार्य करने वाले स्वर्गीय चंदन रामदास ने मेहनत की, उसका प्रतिफल पार्टी को मिलेगा। पिछली बार की अपेक्षा इस बार पार्टी रिकॉर्ड मतों से विजयी होगी। वहीं कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष संगठन मथुरा दास जोशी ने कहा कि ये चुनाव कांग्रेस मजबूती के साथ लड़ेगी और ब्लॉक विधानसभा स्तर के सभी कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी सौंप दी गई है। वो लगातार मीटिंग कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस इस चुनाव में न केवल कड़ी टक्कर देगी बल्कि सीट को भारी मतों से जीतेगी भी। बागेश्वर चुनाव क्योंकि संवैधानिक दृष्टि से 6 माह के अंदर होना है, एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना वहाँ पर हुई है। तो जहाँ तक चुनाव की तैयारियों का विषय, भारतीय जनता पार्टी सदैव जो है चुनाव के लिए तैयार रहती है। हम लोग तो कहते हैं कि हम 24/7 की पार्टी हैं, तो इसलिए तैयारी पूरी है। जहाँ तक प्रत्याशी का प्रश्न है, ये संगठन के लोग बैठ करके इसको तय करेंगे। भारतीय जनता पार्टी का पार्लियामेंट्री बोर्ड प्रत्याशी तय करेगा, लेकिन जिसको भी वहाँ पर लड़ाया जाएगा, मैं इतना कह सकता हूँ कि बहुत बड़े बहुमत से वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतेगी। क्योंकि हम लोगों ने जो वहाँ पर हमारे प्रत्याशी थे
जो दुर्घटना में जिनकी मृत्यु हो गई है। तो मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने जो काम वहाँ पर किया है और जिस तरह से उन्होंने पार्टी को इतने लंबे समय से सींचा है, तो उसका एक बहुत बड़ा लाभ पार्टी को मिलेगा और बहुत बड़े बहुमत से हम लोग चुनाव जीतेंगे। कांग्रेस की कार्यकारिणी आपकी गठित है, काम तो हो रहा है, काम कहाँ रुका है। अब देखिए, भाजपा का अपना तरीका काम करने का, हमारा अपना तरीका काम करने का। आप लोगों को सूचना है कि नहीं है, हमने तो भाजपा से पहले जिले के प्रभारी की नियुक्ति कर दी है, ब्लॉक प्रभारी की नियुक्ति कर दी है, न्याय पंचायत प्रभारियों की नियुक्ति कर दी है। परसों ही 3 दिन पहले वहाँ पर विधानसभा के जो प्रभारी हैं उन्होंने बैठक की है बागेश्वर में। अब ये पता नहीं आप लोगों को कहाँ से सूचना मिलती है कि कांग्रेस पीछे छूटी। कांग्रेस क्यों पीछे रहेगी? कांग्रेस के लिए बागेश्वर चुनाव निश्चित रूप से चुनौती है और हम भाजपा को कड़ी टक्कर देंगे, कड़ी टक्कर ही नहीं देंगे, भाजपा को पराजित करने का काम भी करेंगे। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने मंगलवार को दून विश्वविद्यालय में पढ़ रहे सिक्किम के छात्रों के साथ सिक्किम राज्य के स्थापना दिवस के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में भाग लिया। राज्यपाल ने अपने सैन्य सेवा के दौरान सिक्किम में दी गई सेवाओं के अनुभवों को साझा करते हुए बताया कि उन्हें व्यक्तिगत रूप से सिक्किम बहुत सुंदर लगता है। राज्यपाल ने कहा कि कंचनजंगा के सुंदर पहाड़ों की तलहटी में बसे होने के साथ साथ सिक्किम की सुंदरता वहां के लोगों के व्यवहार में दिखती है। राज्यपाल ने कहा कि सिक्किम देश का पहला पूर्ण रूप से ऑर्गेनिक खेती करने वाला राज्य है और पूरे देश के लिए प्रेरणा स्रोत भी है। राज्यपाल ने बताया कि केंद्र द्वारा सभी अन्य राज्यों के स्थापना दिवस को हर राज्य में मनाए जाने का निर्णय लिया गया, जो कि बहुत सराहनीय है। राज्यपाल ने कहा कि इस प्रकार के आयोजन हम सबको एक परिवार के रूप में जोड़ने के लिए सहायता प्रदान करेंगे। इस अवसर पर छात्रों द्वारा सिक्किम के लोकगीतों की प्रस्तुति दी गई और अपने विचार उत्तराखंड में प्राप्त अनुभव साझा किए। राज्यपाल ने वहां उपस्थित सभी विद्यार्थियों को अगले वर्ष होने वाले कार्यक्रम में पारंपरिक वेशभूषा में शामिल होने का निमंत्रण भी दिया। पीएम नरेंद्र मोदी बहुत जल्द देवभूमि का दौरा करने वाले हैं। आपको बता दें कि उत्तराखंड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जून महीने में दौरा हो सकता है। इस बात की शुरुआती जानकारी उत्तराखंड शासन की ओर से दी गई है। वहीं इस पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उत्तराखंड से बहुत लगाव है। साथ ही उन्होंने कहा कि पीएम मोदी से हमें मार्गदर्शन भी मिलता है और उनका जल्दी उत्तराखंड दौरा होगा। इस दौरे से भी उत्तराखंड को लाभ होगा। आपको बता दें कि इससे पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली जाकर प्रधानमंत्री को मानस खंड और आदि कैलाश के लिए आमंत्रित कर चुके हैं। पीएम मोदी का उत्तराखंड दौरा काफ़ी खास माना जा रहा है। पीएम मोदी के इस दौरे को लेकर तैयारियां भी शुरू कर दी गई हैं। प्रधानमंत्री जी के प्रस्तावित कार्यक्रम बने हुए हैं और पहले से भी चूँकि उनकी स्वयं की भी इच्छा है कि वो उत्तराखंड के दौरे पर आएँ और जब भी वो उत्तराखंड आते हैं तो यहाँ की भूमि से, उत्तराखंड से उनका विशेष लगाव है और हम सभी को इंतज़ार रहता है, समूचे उत्तराखंड वासियों को इंतज़ार रहता है, क्योंकि उनके कालखंड में अनेक योजनाएं जो प्रस्तावित थी या जिनके बारे में हम सोचते भी नहीं थे, वो सारी योजनाएं और लगभग 1.5 लाख करोड़ की योजनाएं उनके प्रधानमंत्री बनने के बाद स्वीकृत हुई हैं। इसलिए उत्तराखंड से उनका लगाव है और उत्तराखंड वासियों को भी उनका इंतज़ार है। और खबर है विकासनगर से, जहां तहसील क्षेत्र अंतर्गत लगातार सरकारी भूमि से अवैध मज़ारों को हटाकर कब्जा मुक्त कराया जा रहा है। वहीं अगर बात करें भूमाफियाओं द्वारा ग्राम समाज की भूमि पर अवैध रूप से किए गए कब्जे को हटाने की, तो तहसील प्रशासन की इसमें कोई दिलचस्पी नहीं दिख रही है। आपको बता दें कि ग्राम सभा आदूवाला में भूमाफियाओं द्वारा मेन शिमला बाईपास रोड पर लगभग 10 बीघा भूमि पर अवैध रूप से कब्जा किया गया। इस संबंध में गाँव के प्रधान रजनी देवी ने एसडीएम विकासनगर से लगभग 1.5 महीने पूर्व एक लिखित शिकायत की थी, लेकिन तहसील प्रशासन भूमाफियाओं के आगे नतमस्तक दिखाई दे रहा है। वहीं रमेश सैनी क्षेत्र पंचायत सदस्य के द्वारा बताया गया कि गांव में पेयजल की बहुत अधिक समस्या है और इस कारण उन्होंने शासन प्रशासन से एक ट्यूबवेल की मांग की थी, जिसमें जल जीवन मिशन के तहत पेयजल की समस्या को दूर करने के लिए ट्यूबवेल लगाने के लिए लगभग 2 करोड़ रुपए की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई। लेकिन ट्यूबवेल लगाने के लिए ग्राम सभा आदूवाला में भूमाफियाओं के द्वारा लगभग ग्राम समाज की 10 बीघा भूमि पर अवैध रूप से कब्जा किया हुआ है, जिसके लिए क्षेत्र के जनप्रतिनिधि तहसील प्रशासन से कब्जा मुक्त कराने की गुहार लगा चुके हैं। यदि ये भूमि कब्जा मुक्त कराकर समाज के सुपुर्द कर दी जाती है तो पेयजल की समस्या के साथ साथ बहुत सी समस्याएं और दूर हो सकती हैं। भूमाफियाओं का दबदबा इतना है कि क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों के द्वारा कई बार शिकायत करने के बाद भी तहसील प्रशासन सुस्त नजर आ रहा है। वहीं
प्रदेश कश्यप का कहना है कि एसडीएम विकासनगर ग्राम प्रधान की शिकायत को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। ऐसे में क्षेत्र की जनता की कितनी समस्या का समाधान करते हैं एसडीएम साहब, इससे इस बात का अंदाजा आप आसानी से लगा सकते हैं। लगभग 1-1.5 महीने पहले ये प्रार्थना पत्र दिया गया था, जिस पे अभी तक कोई उचित कार्रवाई नहीं हुई। और मेरा तो ये मानना है, आप समझ सकते हो कि जब एक ग्राम प्रधान द्वारा दिए गए शिकायती पत्र पे अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई, तो आम जनता का ऐसे में क्या हाल होता होगा, उनकी क्या सुनवाई होती होगी। ऐसे में क्या मानते हैं आप, आखिर कमियाँ कहाँ रही, आखिर क्यों अब तक पंचायत की भूमि मुक्त नहीं हो पाई? देखिए, ये भूमाफियाओं के द्वारा जो कब्जाई हुई भूमि है, इसमें क्षेत्रीय लेखपाल द्वारा एसडीएम साहब को जो हमने शिकायती पत्र दिया था, उसके क्रम में क्षेत्रीय लेखपाल द्वारा निरीक्षण तो किया गया है, पर उसके आगे की अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही। देखिए, हमारी ग्राम सभा आदुवाला में पेयजल का कोई ट्वेल न होने के कारण सिंचाई विभाग की ट्वेल से वैकल्पिक व्यवस्था के तौर पर पीने योग्य पानी को लिया जाता है। वो दिन में 1-1 घंटे के लिए सुबह शाम दिया जाता है, जो कि पर्याप्त नहीं है। इस समस्या से शासन प्रशासन और हम सभी ग्रामवासी पहले से अवगत हैं। हमें पता है कि हमारी ग्राम सभा में ये दिक्कतें काफ़ी समय से चली आ रही है, लेकिन भारत सरकार द्वारा जल जीवन मिशन योजना के अंतर्गत हमारी ग्राम सभा में लगभग 2 करोड़ रुपए की धनराशि पेयजल ट्वेल के लिए स्वीकृत की गई है। इसके लिए हम भारत सरकार का पूरी ग्राम सभा की ओर से धन्यवाद भी करते हैं। लेकिन अब हमारे पास समस्या जो उत्पन्न हुई है, वो हमारी ग्राम सभा में पेयजल ट्वेल को लगाने के लिए कोई भूमि ऐसी नहीं है जहां पे हम तत्काल जाकर ट्वेल लगा दें। ऋषिकेश में सड़क निर्माण की वजह से जानकी सेतु पर लोगों की आवाजाही बंद कर दी गई है। इससे राम झूला पुल पर लोगों का आवागमन बढ़ चुका है। ऐसे में अधिकारियों ने राम झूला पुल पर अतिरिक्त दबाव पड़ने से खतरा पैदा होने की बात कही है। दरअसल G20 को लेकर उत्तराखंड सरकार राज्य की सभी सड़कों की मरम्मत या फिर नए निर्माण कार्य करा रही है और इसी कड़ी में स्वर्गाश्रम क्षेत्र में सड़क का निर्माण हो रहा है, जिससे जानकी पुल पर लोगों की आवाजाही ठप कर दी गई। पुल के दोनों और बैरिकेडिंग लगाकर, यानी कि पुल के दोनों तरफ बैरिकेडिंग लगाकर G20 कार्यक्रम के चलते दुस्तीकरण किया जा रहा है। बीते सालों से लक्ष्मण झूला पुल में आना जाना बंद होने के बाद से अतिरिक्त भार राम झूला पुल पर पड़ रहा है, जिससे कहीं ना कहीं राम झूला पुल पर आना जाना करना जोखिम भरा हो चुका है। इससे राम झूला पुल पर स्थानीय नागरिकों के साथ ही पर्यटकों को भी लंबे जाम में रेंगते रेंगते निकलना पड़ रहा है। कि देखो, इस समय G20 का कार्यक्रम चल रहा है, काम भी होना जरूरी है। और सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि इस रोड पे आप देखिए दोनों तरफ दुकानें लगी हुई हैं, तो यात्री कैसे निकलेगा, ये सबसे बड़ी समस्या है। और ये समस्या है लोकल प्रशासन की वजह से। ठीक है, यदि ये जो दोनों तरफ ठेलियाँ लगी हुई हैं ये ना लगे तो आने जाने वालों को इतनी दिक्कत नहीं होगी। अब जैसे मैं अपने दोस्त के बच्चों को लेके आ रहा हूँ, ठीक है, मैं ही फंस गया जाम में। ये समस्या सबसे पहले तो जो दोनों तरफ ठेलियाँ लगी हुई हैं इन्हें हटवाना पड़ेगा। समझ सकते हैं, ऑलरेडी पहले वीकेंड पे होता था ट्रैफिक, अब पूरे वीकडेज चल रहा है, यात्रा भी चल रही है जिस तरह से। और जानकी सेतु बंद हो चुका है G20 की वजह से। कंस्ट्रक्शन का काम भी है, ऑन द स्पॉट करना भी होता है, पहले से नहीं होता है। लक्ष्मण झूला का अभी कुछ अता पता नहीं है कि कब तक होगा, क्या होगा। और जिस तरह से ट्रैफिक यहाँ पे बढ़ रहा है, बाहर के लोगों के साथ साथ लोकल लोगों को भी दिक्कत हो रही है। ठीक है, अगर कोई आदमी अगर अपना काम भी करना चाहेगा, नॉर्मल बिजनेस डेज पे ही वर्क करेगा ना, वो अपना उधर का काम कर सकता है ना इधर का काम कर सकता है। तो या तो इसे थोड़ा कम किया जाए, डाइवर्ट किया जाए, थोड़ा सहूलियत हो बाहर के लोगों को भी जो ऋषिकेश का आनंद उठा रहे हैं और जो लोकल लोग यहाँ काम कर रहे हैं। क्योंकि अगर लोकल आदमी अपना काम नहीं करेगा तो जो लोग यहाँ पे मजे लेने के लिए आए हैं, लुत्फ उठा रहे हैं जो यहाँ की सर्विसेज का, वो कर नहीं पाएंगे। पौड़ी में आयोजित तहसील दिवस के मौके पर जिलाधिकारी और सीडीओ नहीं दिखे। यहां तक कि उपजिलाधिकारी स्वयं भी तहसील दिवस पर उपस्थित नहीं थे। इस कारण कई फरियादियों को अपनी शिकायतों को लेकर वापस लौटना पड़ा। वहीं प्रधान संघ के जिलाध्यक्ष कमल रावत ने बताया कि तहसील दिवस जनप्रतिनिधियों को कोई सूचना नहीं दी गई थी। ऐसे में गांव की समस्याएं प्रशासन तक नहीं पहुंच पाई। उन्होंने आक्रोश व्यक्त किया कि पूर्व में दर्ज समस्याओं का भी अभी तक निराकरण नहीं हो पाया। सामाजिक कार्यकर्ता जगमोहन डांगी ने कहा कि विभिन्न प्रमाण पत्रों को लेकर ग्रामीणों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सेवा के अधिकार अधिनियम के तहत प्रमाण पत्रों को निर्गत करने के लिए अधिकतम 15 दिन की समय सीमा तय की गई है, लेकिन अधिकारियों की ओर से लंबे समय तक प्रमाण पत्रों को लटकाया जा रहा है। ऐसे में लाभार्थी प्रमाण पत्रों से वंचित रह जा रहे हैं।
वहीं एडीएम इलागिरी ने बताया है कि तहसील दिवस पर G20 सम्मेलन के चलते जिलाधिकारी, सीडीओ और एसडीएम उपस्थित नहीं हो पाए। उन्होंने बताया कि इस दौरान आने वाले सभी फरियादियों को सुना गया। तहसील दिवस पर आई कई शिकायतों का मौके पर ही निस्तारण कर दिया गया और जिन शिकायतों का निस्तारण मौके पर नहीं हो पाया है उसको लेकर अधिकारियों को 15 दिन के भीतर की गई कार्रवाई से अवगत कराने के निर्देश भी जारी किए गए। आज तहसील से कुल 18 शिकायतें आई, जिसमें से ज़्यादातर पेयजल, रोशनी और विद्युत की समस्या थी, जिसमें से 5 शिकायतों का निस्तारण हो चुका है और कल तक जो भी शिकायत होता है उनको सूचित भी हो जाएगा। बाकी शिकायतों का निस्तारण नहीं। छोटी बड़ी समस्याएं होती रहती है और हम जनप्रतिनिधि हैं और हमेशा समस्याओं का निराकरण के लिए अपने जिला अधिकारी और एडीएम साहब के पास आते हैं। और जब तहसील दिवस का जो कार्यक्रम था, पहले तो बड़ी दुर्भाग्य की बात है, आज सुबह पता चला जब हमारे आदरणीय डांगी जी ने सुबह वो मैसेज भेजा कि तहसील दिवस है, तब हमें जाके सूचना प्राप्त हो रही है। और जो हमने शिकायतें इससे पूर्व में दी थी, आज तक उस पर निराकरण नहीं हुआ और मैंने इससे पहले भी शिकायत दी थी और आज जब उसमें शिकायतों का निराकरण होना था, वो अधिकारी, संबंधित अधिकारी थे ही नहीं। तो बड़े दुर्भाग्य की बात है, इस तहसील का दिवस का कोई औचित्य रह ही नहीं जाता, जबकि मंडल मुख्यालय की तहसील और मंडल मुख्यालय की तहसील होने के बावजूद भी आज ये हाल है। तो आप समझ सकते हैं कि दूर दराज विकासखंड में जो 15 विकासखंड हमारे दूरस्थ क्षेत्र में है, वहाँ क्या स्थिति होती होगी। उत्तरकाशी में जनता के कार्यक्रम के तहत सुदूरवर्ती तहसील धौंतरी में आयोजित बहुउद्देशीय शिविर और तहसील दिवस का गंगोत्री विधायक सुरेश चौहान और डीएम अभिषेक रुहेला ने दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया। धौंतरी राजकीय इंटर कॉलेज प्रांगण में आयोजित शिविर में 35 शिकायतें और समस्याएं दर्ज की गईं, जिसमें अधिकांश समस्याओं और शिकायतों का निस्तारण अधिकारियों की मौजूदगी में किया गया। जिलाधिकारी ने विभागों के अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि जिन शिकायतों और समस्याओं का निस्तारण शिविर तहसील दिवस में नहीं हुआ, उसका निस्तारण जल्द करने के निर्देश दिए जाएं। इस दौरान विधायक और डीएम ने विभागों के लगाए स्टॉलों का भी अवलोकन किया। विधायक ने कहा कि सरकार जनता के कार्यक्रम में जनता की समस्याओं को सुना गया। अधिकांश समस्याओं का निराकरण स्थानीय स्तर पर किया गया है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि जनता ने हम सबको बड़ी जिम्मेदारी दी है, हम सबको पूरी ईमानदारी और अपने कर्तव्य के साथ जनता की समस्या का समाधान करना है। खबर है विकासनगर से, जहां नगर पंचायत सेलाकोई के अधिशासी अधिकारी भगवंत सिंह बिष्ट की अगुवाई में पॉल्यूशन कंट्रोल और स्थानीय पुलिस के साथ टीम बनाकर 1600 किलोग्राम प्रतिबंधित सिंगल यूज प्लास्टिक का एक बड़ा जखीरा बरामद किया गया। बरामद माल को जब्त करते हुए संबंधित व्यक्ति के खिलाफ 1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। दरअसल आपको बता दें कि सिंगल यूज प्लास्टिक को लेकर माननीय न्यायालय द्वारा लगाए गए प्रतिबंध के बावजूद भी जगह जगह सिंगल यूज प्लास्टिक से बने उत्पादों को न केवल इस्तेमाल किया जा रहा है, बल्कि इसे धड़ल्ले से बेचा भी जा रहा है, और जिसको लेकर समय समय पर सरकार और संबंधित विभाग द्वारा जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, मगर फिर भी सिंगल यूज प्लास्टिक का धंधा जोरों पर है। प्रतिबंधित सिंगल यूज प्लास्टिक कट्टों और गत्तों के डब्बों में भरकर रखी गई। प्लास्टिक की थैलियां, ग्लास, चम्मच और सिंगल यूज प्लास्टिक से बना अन्य सामग्री बरामद की गई, जिसकी जल्द ही वसूली की जाएगी। भगवंत सिंह बिष्ट ने बताया है कि ये कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी और साथ ही क्षेत्र में फिर से प्रतिबंधित सिंगल यूज प्लास्टिक को लेकर जन जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। रूटीन चेकिंग के दौरान हम सेलाकोई बाजार में थे, तो एक लड़का हमें बाइक पे पन्नी बेचता हुआ मिला, तो उसको पकड़ा गया। तो फिर उससे पूछताछ में पता चला कि उसका जो है गोदाम आपका कैंचीवाला में बनाया गया है। तो फिर एक संयुक्त टीम बनाई गई, जिसमें एसओ साहब सेलाकोई, मोहन सिंह सर, हमारे पीसीबी से भी आए थे सुरेंद्र जी, और मेरे द्वारा टीम को लेके कैंचीवाला इसके गोदाम पे छापा मारा गया और वहाँ से हमें 1600 केजी कुंटल, आपका 16 कुंटल माल जो आपका सिंगल यूज प्लास्टिक की श्रेणी में आता है, जो बैन है, वो प्राप्त मिला। ऊधम सिंह नगर जिले के किच्चा में 10 दिनों से लापता युवक का शव बरामद होने से सनसनी फैल गई। पुलिस ने 2 संदिग्ध युवकों को हिरासत में लेकर लापता युवक विश्वजीत का शव नाले से बरामद किया। आपको बता दें कि लापता युवक विश्वजीत 5 मई से लापता चल रहा है। युवक का शव बरामद होने के बाद परिजनों ने हंगामा करते हुए आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई किए जाने की मांग की है। दरअसल विश्वजीत की हत्या किए जाने का पूरा मामला महिला से प्रेम प्रसंग से जोड़कर देखा जा रहा है। जानकारी के मुताबिक किच्छा के सुभाष कॉलोनी निवासी विश्वजीत 5 मई को अपने 2 दोस्तों के साथ रोजगार के सिलसिले में मोटरसाइकिल से हल्द्वानी गया था। 2 दिन के बाद विश्वजीत के दोनों दोस्त अपने घर वापस लौट आए, लेकिन विश्वजीत का कोई सुराग नहीं लगा। जब परिजनों ने रिपोर्ट दर्ज कराई, उसके बाद पुलिस ने उसकी खोजबीन शुरू कर दी। 8 जून को विश्वजीत की मोटरसाइकिल को पुलिस ने लावारिस हालत में बरामद किया।
बाइक बरामद होने के बाद पुलिस ने कई टीम लगाकर युवक की तलाश भी शुरू कर दी। परिजनों ने विश्वजीत के दोस्तों पर हत्या की आशंका जताए जाने के बाद पुलिस ने दोनों युवकों को हिरासत में ले लिया। पुलिस का कहना है कि हत्या में शामिल सभी आरोपियों को जल्द गिरफ्तार किया जाएगा और जल्द ही हत्या के कारणों का भी खुलासा कर दिया जाएगा। घटना सर ये हुआ जो मेरा भाई दो लड़के के साथ गया हुआ था हल्द्वानी काम के सिलसिले में। वो दोनों घर आ गए हैं, भाई मेरा नहीं आया 5 तारीख को। और फिर हमने तलाश करने की कोशिश करी तो गाड़ी सर मिली कटंगिरी और भुड़िया के बीच में, जो यूपी के पुलिस ने उठाई गाड़ी को। उनने गाड़ी बरामद करके 33 नंबर देख के पता लगाया ये कहाँ की गाड़ी है। फिर हमें ये भैड़ी थाने में फोन करा। देश को इस बार G20 की अध्यक्षता मिली है और इसी के तहत देश भर में G20 की कई बैठकें हो रही हैं। वहीं उत्तराखंड को भी G20 की 3 बैठकें मिली, जिसमें से एक बैठक रामनगर में हो चुकी है, दूसरी नरेंद्र नगर में होने जा रही है। और इन्हीं बैठकों की तैयारी को लेकर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने समीक्षा बैठक की है। समीक्षा बैठक के बाद उन्होंने बताया कि G20 की नरेंद्र नगर में बैठक होने जा रही है और इसी को लेकर मैंने अपने विभागों की समीक्षा बैठक की है। इस दौरान प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा है कि मेरे विभाग की 6 निकाह उस रूट से पड़ेंगे और जहां पर G20 बैठक होने जा रही है, इन सभी निकायों में हम किसी न किसी तरह से काम कर रहे हैं। कहीं पर गौशाला बनाई जा रही है तो कहीं पर बिजली का काम किया जा रहा है। पूर्ण रूप से कहा जा सकता है कि G20 की दूसरी बैठक को लेकर उत्तराखंड में तैयारियां चल रही हैं। देखिए, आप जानते हैं कि जिस प्रकार से G20 का कार्यक्रम बिल्कुल अब हमारे नज़दीक है, उसको लेके जो मेरे विभाग की तरफ से काम होने हैं उसकी समीक्षा की है। और हमारे यहाँ 6 निकाय पड़ते हैं जो इस रूट पे रहेंगे, जो आंशिक या पूर्ण रूप से उसमें शामिल है। जैसे डोईवाला है, ऋषिकेश है, मुनि की रेती है, जौंक है, नरेंद्र है और तपोवन है। इन 6 के 6 निकायों में हम लोग। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज़। नमस्कार। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज़।